मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इज़राइल की तारीफ़ की है। जी बिल्कुल, बहुत हैरत की बात है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इज़राइल की तारीफ़ की है, क्योंकि हमेशा ये होता है कि वो इज़राइल की तारीफ़ जो है वो कम ही करते हैं। हमेशा उसके मुतालिक जो है वो ऐसे ख़यालात का इजहार करते हैं कि फ़लस्तीन की वजह से वो कहते हैं कि नहीं, हम तो जो है वो कभी भी इससे ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इज़राइल की तारीफ़ की और उन्होंने जो कहा वो ये जुमला था कि इज़राइल अपना जहन लड़ा लड़ा कर उसने रेगिस्तान को कहाँ पहुँचा दिया। और उनका कहना था कि इज़राइल देखिए कितना छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसने अपना जहन लड़ाया और उसने जो रेगिस्तान था उसको क्या बना दिया। ये बात उन्होंने किसानों के साथ, फार्मर्स के साथ एक मीटिंग के दौरान कही है। वो किसानों के साथ एक मीटिंग कर रहे थे और इस दौरान उनका ये कहना था, जब उन्होंने ये तारीफ़ कर दी तो उन्होंने कहा कि वैसे तो हम, ज़ाहिर है कि उनको समझाना भी था, क्योंकि पाकिस्तान के आम तौर पर लोग जो हैं वो तो इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि इज़राइल का नाम भी लिया जाए, और तारीफ़ तो दूर की बात। तो जब उन्होंने ये कहा तो उनको ये भी ज़ाहिर है कि एहसास हुआ कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो तो इस सोच को पसंद नहीं करते। तो उन्होंने कहा वैसे हम उसको नहीं मानते इज़राइल को, हम क्योंकि फ़लस्तीन पर वो बहुत ज़्यादा जुल्म ढाता है, इस वजह से हम उसको मानते नहीं हैं। लेकिन आप ये देखें कि वो छोटा सा मुल्क है और उसने अब रेगिस्तान है और अपना जहन लड़ा कर वो कहाँ पर पहुँच गया। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि हमारे वज़ीर आज़म वैसे तो इस तरह के काफ़ी मॉडल्स से अब तक मुतासिर हो चुके हैं। मसलन अभी तो ये इज़राइल के मॉडल की बात करें, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इज़राइल का जो मॉडल है वो टेक्नोलॉजी और साइंस में जो है कितना जो तरक्की कर गया। तो हम यही बताना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि ये जो बात की उन्होंने बहुत ही सही बात की है, बहुत अच्छी बात की है कि इज़राइल वाकई एक रेगिस्तान को उसने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। दुनिया की सबसे ताकतवर जो ताकत है उसको कहा जाता है कि सबसे ताकतवर मुल्क इज़राइल को। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे है। उसने साइंस और टेक्नोलॉजी में अपने आप को वहाँ पर पहुँचा दिया है जहाँ पर अब पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता उसको। इसके अलावा, इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इससे पहले जब चाइना के वफ़द से मिले थे तो चीन के एक डेलीगेशन से मिलते हुए जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उनको उस वफ़द से मिले थे, तो उस दौरान उन्होंने चीन के मॉडल की बहुत तारीफ़ की थी। उन्होंने कहा था देखिए ना, मैं चीन के मॉडल की हमेशा तारीफ़ करता हूँ, कितनी तरक्की कर गया चीन, कहाँ पर था, उसको कितनी मुश्किलात आई और क्या कुछ हुआ, और उसके बाद जो है वो चीन इतनी तरक्की कर गया। और देखिए, वो ये भी अक्सर कहा करते हैं कि चाइना ने कितनी जल्दी, कितने कम अरसे में अपने कितने बड़े गरीब लोगों के एक तबके को गुर्बत से निकाला। जब प्राइम मिनिस्टर इक़्तिदार में आए थे तो वो तारीफ़ किया करते थे, जब वो मलेशिया गए थे महातीर मोहम्मद से मिलने, तो महातीर मोहम्मद की वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करते थे। और उस वक्त वो मलेशिया मॉडल की बहुत तारीफ़ करते, कहते थे कि देखिए हमें जो है ना उस तरीके से तरक्की करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन 2 सालों के अंदर हम मलेशिया से होते हुए हम चाइना तक भी पहुँचे हैं, हम वेस्ट तक भी पहुँचे हैं, हम बहुत से ऐसे कंट्रीज़ तक पहुँचे जिनके मॉडल बहुत अच्छे दुनिया में नज़र आ रहे हैं और जो तरक्की के दौर में आगे निकल रहे हैं। और हम होते होते हम इज़राइल तक पहुँच गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम अगर ऐसी सोच रखते हैं, मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसी सोच रखते हैं, तो ऐसी सोच रखने वाला इंसान तो मुल्क को बहुत आगे ले जा सकता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से इन मुल्कों ने तरक्की की है, उसको हम एक तरीके का हम समझते हैं कि वो कोई जुर्म है, कोई गुनाह है। मसलन आप साइंस और टेक्नोलॉजी की तो आप बात छोड़ ही दें, हमारे तो सोशल मीडिया पे अब टिकटॉक बैन है। हमें ये नहीं इल्म कि टिकटॉक जो जिस अदालत ने बैन किया है उसको जाकर क्या वहीं से उसके लिए एक ऑर्डर जारी हो, से कहा जाए कि आपको ये समझ है कि आपके सिर्फ आपने ये कह दिया कि उसकी वजह से टिकटॉक गैर इस्लामी है, उसकी वजह से ये हो रहा है, इस वजह से आपने बंद कर दिया, मुल्क को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। कोई इसको देखने वाला नहीं। क्या इतना डर है कि उस जज से ये रिक्वेस्ट भी नहीं की जा सकती कि सर, मुल्क को बहुत नुकसान, पैसे का बहुत नुकसान हो रहा है, पहले ही इकॉनमी बहुत ढेर है, तो प्लीज़ आप इस तरह के फ़ैसले ना लें। हम तो ये नहीं कर सकते। तो हम बात कर रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की, हम बात कर रहे हैं इज़राइल के मॉडल की। इज़राइल के मॉडल तक पहुंचने के लिए जो रेगिस्तान है उसको नखलिस्तान बनाने के लिए, रेत पर फूल पौधे पत्ते खिलाने के लिए और अपने मुल्क को इतनी आगे ले जाने के लिए कि आप स्पेस में जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको यूएई की तरह और अब केएसए की तरह भी साइंस और टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू करना पड़ेगा। आपको अपने जो सिस्टम है उसमें ये सब करना पड़ेगा। यहाँ पर तो ये हो रहा है कि जी जो किताबें उसके अंदर जो ह्यूमन बॉडीज़ की डायग्राम्स हैं उनको कपड़े पहनाने की बात की जा रही है। ये बात हो रही थी पिछले दिनों, कितना ज़्यादा हमने भी इसके ऊपर बात की।
तो जहाँ पर ये सोच होगी वहाँ पर आप इजराइल की तरह तरक्की कैसे करेंगे। मसला ये है कि ये बात करने के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर को इस तरह के स्टेप्स भी लेने चाहिए, इस तरह के तमाम मीटिंग्स करनी चाहिए और बताना चाहिए कि अब मैं ये चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको इस तरह करें, इसको एक्सपेंड करें। जो वो तमाम चीज़ें जो ये कंट्रीज़ करते हैं उनके ऊपर आप चल सकते हैं ना, क्यों नहीं चल सकते, ज़रूर अपना ये मॉडल। चलिए, एक तो ये अहम बात थी। एक और शायद इससे भी अहम बात, वो बात ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री हाई कमांड ने पाकिस्तान की जो हाई सिविल लीडरशिप है, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस, लॉ मेकर्स और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लीडरशिप वो सब मौजूद थे, उनको ब्रीफ़ किया, उनको एक ब्रीफिंग दी है। वो ब्रीफिंग पाकिस्तान के फ्यूचर और इस वक्त प्रेजेंट और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस रीजन अफ़गानिस्तान, इंडिया और अमेरिका के साथ ताल्लुकात और इसके अलावा अफ़गानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से है। उस मीटिंग में जो सिविल लीडरशिप है उसको ये ब्रीफ़ किया गया है कि पाकिस्तान को इस वक्त इंटरनल और एक्सटर्नल कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं जिनसे निपटना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत अहम मीटिंग थी। अगर ये कहा जाए कि इस वक्त का ये सबसे अहम वाक़या है तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन एक अहम वाक़या ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जो हाई कमांड लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप है, उनकी वहाँ से जनरल कमर जावेद बाजवा थे शामिल और DGISI जनरल फैज़ हमीद, जिन्होंने सबको ब्रीफ़ किया जो ख़ित्ते की सूरत हाल है इस वक्त, जो आगे पाकिस्तान फ़ैसले कर रहा है, कर चुका है और जो आगे करने जा रहा है और उसके नतीजे में जो कुछ होने वाला है। वो सब तो बातें हुई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस वक्त, जिस वक्त ये मीटिंग जारी थी, उस वक्त सिर्फ चंद फरलांग के फासले पर कन्वेंशन सेंटर में फार्मर्स की एक मीटिंग में शरीक थे और वो फार्मर्स की उस मीटिंग में उनसे बातचीत कर रहे थे, टॉक कर रहे थे। अब ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी क्या वजह है। इसकी वजह यह है कि इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात सामने आई हैं। मसलन स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब का ये कहना था कि प्राइम मिनिस्टर की सुबह तक जो है उनका इरादा था, उन्होंने फ़ैसला था कि वो इसमें शामिल होंगे, लेकिन उसके बाद उनका फ़ैसला बदल गया। लेकिन कुछ और ज़राए ने यह भी बताया कि 2 दिन पहले जब इस मीटिंग की तमाम तफसीलात तय हुई थी और ये पता था कि ये होना है, तो उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर ने यह फ़ैसला कर लिया था कि वो इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। और उसकी जो वजह ये बताई गई कि प्राइम मिनिस्टर ने ये सोचा कि वो अगर मीटिंग में शामिल होंगे तो फिर जो अपोजिशन है वो तो वॉकआउट कर जाती है जब असम्बली में वो आते हैं और शोर मचता है। तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे थे कि उनकी वजह से उस मीटिंग के अंदर कोई खलल पैदा हो, कोई शोर शराबा हो, कोई वॉकआउट हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन ये समझ से बालातर बात है। इसकी वजह ये है कि अभी उससे पहले, अभी 1 दिन पहले जो एक सेशन हुआ है उसमें तो वज़ीर आज़म इमरान खान और तमाम अपोजिशन मौजूद थी, उसमें कोई बाइकआउट नहीं हुआ और मेरा ख़्याल है कि उसमें सब प्राइम मिनिस्टर ने बड़े आराम से तकरीर भी किया। ये भी अगर छोड़ दीजिए, फ़र्ज़ कीजिए, तो ये तो समझ से बालातर बात है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक ऐसी मीटिंग जिसमें आपकी मिलिट्री लीडरशिप आपको ब्रीफ़ कर रही हो, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल हो, उसमें जो लोग आए थे जिसमें बिलावल भुट्टो हैं, PMLN की तरफ से लीडरशिप है, वो सब उठ के इसलिए चले जाएं कि इमरान खान आ गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होता। तो ऐसा ही लग रहा है कि ये तो गलत है, ऐसा नहीं माना जा सकता कि ये मीटिंग में इसलिए नहीं है। अब वो किस वजह से नहीं आए इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये कि जो कुछ बातें तो बता दी कि जो वजूहात बताएगी, रीज़न्स बताएंगी, शायद हो सकता है उनमें से कोई वजह हो सकता है कुछ अरसे में, कुछ दिनों में, कुछ देर में सामने आ जाए वो बात। लेकिन ये एक बहुत हैरानी की बात है कि इतनी अहम मीटिंग में मुल्क का वो इंसान, वो आदमी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, जिसने तमाम सिग्नेचर्स करने होते हैं सब तमाम फ़ैसलों में, उनके बगैर कोई फ़ैसला नहीं हो सकता, वो उसमें शरीक नहीं थे। लेकिन एक और बात ये कि ये जो मीटिंग है इसकी जो तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। वैसे तो एक एलामिया जारी हुआ है, उसमें जो मैंने आपको बता दिया कि इस रीजन की, अफ़गानिस्तान ख़ास तौर पे जो करंट सिचुएशन है उसके नतीजे में पाकिस्तान को क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं उनके ऊपर बातचीत हुई है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ज़रा ये भी बता रहे हैं कि अभी तक एलामिया में नहीं आया, हो सकता है आगे आ जाए, किस हद तक दुरुस्त है नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ज़रा ये भी बता रहे हैं कि इंडिया के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू हुई और ख़ास तौर पर कश्मीर के मौजू पर भी इस मीटिंग में गुफ्तगू हुई है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो इंडिया के ख़तरनाक अज़ाइम नज़र आते हैं पाकिस्तान के हवाले से और आगे चल के जो है वो हालात कशीदा होने के, जंग होने के, हमला होने के, कोई इस तरह की जो सिचुएशन है भारत की जानिब से, उसके ऊपर भी डिस्कस किया गया है। कुछ ज़राए ये भी बता रहे हैं, लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है कि ये तमाम तफसीलात मुकम्मल जो हैं वो आई जाएंगी सामने। लेकिन अभी तक की यही तफसीलात हैं, ये तमाम गुफ्तगू हुई है और इसमें वही एक बात कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल जब एक ऐसी सॉलिडारिटी आपने शो करनी है, जब एक ऐसी यकजहती दिखानी
परेशानी हो तो तब तो प्राइम मिनिस्टर का ऐसी मीटिंग्स में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं इस मीटिंग पर इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगी कि इस मीटिंग पर, इस ब्रीफिंग के हवाले से मैं एक प्रोग्राम लेकर आ रही हूँ आपके लिए, एक एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ कुछ ही देर में। वो प्रोग्राम आप देखेंगे तो फिर इस मीटिंग में जो कुछ हुआ और उसके क्या सिनेरियो है, और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो आप नहीं जानते, ऐसे सीक्रेट्स भी शामिल हैं, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें भी शामिल हैं जो आप तक पहुंचेंगी और ये आपको पता चलेगा कि दुनिया में क्या होने जा रहा है। अफ़गानिस्तान की इस बदलती हुई सिचुएशन के बाद और पाकिस्तान के इस फ़ैसले के बाद कि पाकिस्तान ने अमेरिका को बेसिस नहीं दी और उसने कहा, अफ़गानिस्तान को ये कहा कि हम तुम्हारे ख़िलाफ़ अपनी बेसिस इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो इस फ़ैसले के बाद पाकिस्तान पर क्या असरात मरतब होंगे, क्योंकि इसके मुतालिक सोचा जा सकता है ना। उस प्रोग्राम में आपको बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या कुछ आप इसके मुतालिक सोच सकते हैं। क्योंकि मेरे अभी तक जो कुछ सवालात हैं वो यकीनन उनके जवाबात भी आपको उस प्रोग्राम में मिलेंगे। सवाल तो चले, मैं एक दो सवाल आपके पास छोड़े जाती हूँ। मेरा सवाल ये है पाकिस्तान के इस फ़ैसले के मुतालिक कि ये जो फ़ैसला किया गया है कि तालिबान जो अफ़गानिस्तान है उसकी वजह से हम उसका साथ देने के लिए हमने कहा कि हम अमेरिका को बेसिस नहीं देंगे। अमेरिका ज़ाहिर है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। क्या आप सबसे बड़ी ताकत से इतना बड़ा एक डिस्प्यूट मोल ले सकते हैं? आप ये क्लैश मोल ले सकते हैं और आपने ले लिया है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या इसके नतीजे में इसकी वजह ये है कि हमारा जो तारीख़ है वो इस तरह के वाक़यात से तो मिलते हैं हमें कि कुछ लोगों को मिसाल तक बनाने की बात की गई, और जब आप किसी से एक बड़ी ताकत से इस तरह का लेते हैं तो उसके नतीजे में आपको क्या क्या भुगतना पड़ता है। चलिए हम ये कहते हैं, मैं ये समझती हूँ कि आपने इसलिए दिया कि भाई अफ़गानिस्तान से आपको ख़तरा है कि कहीं वो वाली जंग जो है वो दोबारा से आपके मुल्क ना आ जाए। हमारे मुल्क में वो जंग अगर दोबारा आ गई, हम तो बहुत मुश्किल से उस जंग से हमने छुटकारा पाया, अमन कायम किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये क्या गारंटी है कि हमने अपनी बेसिस नहीं दी और उसके बाद वो जो जंग है या वो जो दहशतगर्दी है वो इस तरफ नहीं आएगी। इसकी वजह ये है कि अभी तो कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो वहाँ पर तालिबान ने पूरी तरीके से कब्ज़ा नहीं किया। इसके बावजूद पाकिस्तान में 8-10 दिन के दौरान कई बम धमाके हुए हैं। इससे पहले एक अरसा गुजर गया था कि हम बम धमाकों को भूल चुके थे, अमन कायम था, बड़ी अच्छी सिचुएशन थी। अब फिर से वही कुछ, बल्कि ये मीटिंग जब हो रही थी, ये जो हाई कमांड की ब्रीफिंग थी, इस दौरान जब ये मीटिंग हो रही थी उसी दौरान कोयटा में एक बम धमाका हुआ है। एहलकारों के ऊपर, जो वहाँ पे पुलिस एहलकार है उनके ऊपर एक गाड़ी में जो है वो लगाया गया था और जब वो गाड़ी गुजर रही थी तो उस दौरान वो फटा है। तो मेरा सवाल ये है, सवाल जो मैं आपके पास छोड़े जा रही हूँ 2-3, वो ये है कि क्या ये फ़ैसला करने से दहशतगर्दी नहीं आएगी, रुक जाएगी? इसकी वजह ये है कि हमने ये तो किया, उनको बताया कि भाई हम तुम्हारी वजह से नहीं दे रहे, लेकिन दूसरी तरफ हमने कहा कि हम रिफ्यूजीज़ नहीं लेंगे, हम तुम्हारे लोगों को जो है वो नहीं लेंगे। तो ये बात उनको किस हद तक पसंद आएगी? क्या इस बात पर भी लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस है? फिर दूसरी तरफ हमने एक बाड़ लगा ली जो कि 90% कंप्लीट हो चुकी है, जो बॉर्डर के साथ, अफ़गान बॉर्डर के साथ हमने फेंस लगाई है वो हमने लगा ली। तो जाहिर है कि अगर वहाँ पर जो कि ख़दशे ज़ाहिर किए जा रहे हैं, अगर तो सिविल वार होती है या वहाँ पर कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो लोग तो सीधे यहाँ पर भाग कर आते हैं। उनको जब हम रोकेंगे, नहीं आने देंगे, तो क्या हालात तब भी ठीक रहेंगे? क्योंकि ऐसा ना हो कि हमने एक तरफ उनके साथ, तो अमेरिका के साथ हमने ये कर दिया इनके साथ अच्छा बनाने के लिए, और अगर यहाँ से भी ताल्लुकात अच्छे ना बने तो फिर क्या होगा? फिर तो दोनों तरफ की ताकतें जो है वो हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगी। एक जो सवाल जहनों में उठ रहा है एक वो है। दूसरा ये कि अमेरिका वो कंट्री है जहाँ से IMF कर्ज़े, फ़ंड्स, एड, इमदाद जितनी आप लेते हैं वो सब तो वहीं से आती है, तो उसका क्या होगा? वो हम किस तरह ले पाएंगे? FATF का मामला, FATF में तो आपको अभी जो है वो थोड़ा सा चांस है कि आप उसको, जो एक पॉइंट रह गया है या जो तकरीबन 16 या 17 पॉइंट्स बनते हैं, उनको आप कंप्लीट करेंगे तो फिर आपके पास जो है वो आप निकल जाएंगे उससे। लेकिन इस सिचुएशन में तो हो सकता है, जहाँ हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका बहुत बड़े बड़े हमारे खिलाफ ले सकता है स्टेप, तो FATF में वो रुकवाना और वहाँ पर उसको करना। और फिर यही नहीं, जो वो एक GPS स्टेटस है उसकी जो बात हो रही थी, हो सकता है उस पर भी तो दबाव डालने के लिए उनके हाथ में बहुत ज़्यादा है। मेरा ये ख्याल है कि दबाव डालने के लिए उनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा है बजाय इसके। लेकिन इसके बावजूद जाहिर सी बात है, ये जो हम कर रहे हैं कि अगर ये फ़ैसला किया गया है
तो ये तमाम चीज़ें देखकर ही किया गया है, लेकिन हमारे ज़हनों में जो सवाल उठ रहे हैं वो तो हम करेंगे। तो इन तमाम सवालों के जवाबात लेकर मैं आज आपके सामने आ रही हूँ। आपको इन सब के आंसर्स मिलेंगे, जिसमें बात होगी पाकिस्तान की, इंडिया की, अफ़गानिस्तान की, अमेरिका की। और एक ख़बर देख के मैं आपकी से इजाज़त ले रही हूँ कि ख़बर ये है कि अब अफ़गानिस्तान का एक जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है उनके, वहाँ के, वो रशिया पहुँचे हैं और रशिया से वो टॉक कर रहे हैं और वहाँ से वो कह रहे हैं कि आप भी हमें मदद कीजिए। इसकी वजह ये कि जब जो बाइडेन वहाँ पर गए थे रशिया में, तो उन्होंने कहा था प्रेसिडेंट पुतिन को कि आप भी इसमें मदद करें, इनके जो सेटलमेंट है अफ़गानिस्तान की। तो उन्होंने कहा था कि हमसे भी जहाँ तक हो सका। तो अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ से भी जो फ़ौजी साजो सामान है उसकी सूरत में, और इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग की सूरत में जो है उसकी मदद करेगा। वो रशिया जिसको अफ़गानिस्तान ने जिहाद के ज़रिए तोड़ा था, वो रशिया अब अफ़गानिस्तान को दोबारा से सेटल होने में मदद करेगा। इजाज़त दीजिए, मुलाकात होती है आज दोबारा एक और प्रोग्राम के साथ, इसी ब्रीफिंग पर और इस रीजन के हवाले से बहुत अहम मालूमात पर। सो स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।